नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के एट द रेट अपडेट प्रोग्राम में, जिसमें हम समसामयिकी विशेष में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है अरावली विवाद, जिसके संबंध में आप लगातार खबरों को देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसके संबंध में खबरें बनी हुई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा जो प्रकाश में आई है, उसके संबंध में निरंतर इस पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बड़े स्तर पर। तो आज हम के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे अरावली पर्वतमाला, जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है भारत की। जिस प्रकार से हिमालय है, विंध्यन है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में। तो उसकी विशेषताएं को जानेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है ये जानेंगे, और हालिया घटनाक्रम क्या रहा है उस पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज तो हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, आज के सेशन का केंद्रीय विषय क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। उसकी स्थिति मानचित्र में क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, मुख्य नदियां क्या हैं, और खनिज जो संपादन जो वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, उन सब की बात करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो नया परिभाषा तय किया गया अरावली पर्वत श्रृंखला का, उसका विरोध क्यों हो रहा है, विवाद का क्या विषय है, उस पर बात करेंगे। साथ ही समाधान की बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए क्लास को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज का केंद्रीय विषय यही रहने वाला है, जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। साथियों, अरावली पर्वतमाला, आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर जानने का प्रयास करें तो भारत में, उत्तर भारत में स्थित, आप यहाँ अरब सागर देख सकते हैं। अरब सागर, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये गुजरात से दिल्ली तक विस्तारित है। इसकी जो दिशा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के रूप में ये स्थित है, और यह दिल्ली के रिज से क्षेत्र से स्टार्ट होती है और गुजरात के पालनपुरी अहमदाबाद क्षेत्र विस्तृत रूप से फैली हुई है 800 किलोमीटर के क्षेत्र में। कौन कौन से राज्यों में अरावली पर्वतमाला की जो श्रृंखलाएं हैं पाई जाती हैं, जहाँ कौन कौन ऐसे राज्य जहाँ इसका विस्तार पाया जाता है, तो साथियों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है, और सबसे अधिक विस्तार इसका राजस्थान में देखा जाता है। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो गुरु शिखर, अरावली पर्वत पर स्थित गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है, ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को अब हम बिंदु के क्रम में देखते हैं। तो पॉइंट वाइज चीजों को ध्यान में रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला क्यों महत्वपूर्ण है? यह सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, जो हिमालय से ही पुराना इसे बनाती है, क्योंकि हिमालय वलित पर्वत है और वो नवीन पर्वत के रूप में उसका वो उल्लेखनीय बताया जाता है। जबकि वहीं अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत है, जो 2 अरब वर्ष पुरानी अर्थात हिमालय से भी पुरानी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला खनिज के दृष्टिकोण से भी बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और यही वो कारण है कि यहाँ पर खनन गतिविधियां बहुत ही अनियंत्रित तरीके से की गई, जिसलिए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, क्योंकि अरावली का बहुत ही तेजी के साथ अपक्षयन और अपरदन हो रहा था, अरावली नष्ट हो रही थी। तो उसी के संबंध में हालिया जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रकाश में है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अरावली की और विशेषताएं देखें तो यहाँ जो नदियां हैं, अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, वो कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ पर लूनी नदी, जो कि अजमेर के पास पुष्कर घाटी से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त होती है। यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही आगे हम देखें तो लूनी नदी के साथ ही यहाँ पर साबरमती नदी का उद्गम स्थल पाया जाता है, जो उदयपुर जिले से निकलकर गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इनका आप मुहाना और उद्गम स्थल ध्यान में रखेंगे। बनास नदी
चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। तो ये लूनी नदी, साबरमती नदी और बनास नदी ये अरावली पर्वत श्रृंखला से संबद्ध कुछ प्रमुख नदियाँ थीं। ये अरावली की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। आगे अगर हम देखें तो अरावली का जो भौगोलिक स्थान है वो कहाँ पर है, मानचित्र में उसे स्थान कौन-सा है तथा संबंधित राज्य कौन से हैं? तो अरावली श्रृंखला दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन सा इसमें शामिल है? तो यह गुजरात पालनपुर के पास से शुरू होती है। गुजरात में पालनपुर के पास से शुरू होती है तथा राजस्थान में इसका सबसे बड़ा विस्तार पाया जाता है तथा जो इसे राजस्थान राज्य इसे तिरछे 2 भागों में बाँटता है। हरियाणा के दक्षिणी जिलों से गुजरती है और दिल्ली रिज के पास समाप्त होती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति है। मानचित्र में उसका स्थान है तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ये संबंधित राज्य हैं जहाँ पर अरावली का विस्तार पाया जाता है। इस पर्वत श्रृंखला का महत्व क्या है? और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरणविद हैं, वो हालिया निर्णय पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक तय किया गया अरावली की परिभाषा का, उस पर विरोध देखने को मिल रहा है। तो क्या किन महत्वपूर्ण बातों को हम देखें अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में, तो यह इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करती है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकती है। यह जलवायु स्थिरीकरण में योगदान देती है। यह जैव विविधता को सहारा देती है। यह भूजल पुनर्भरण प्रणालियों को मजबूत करती है। ये महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में और इसलिए अरावली का अपक्षयन, अपरदन रोकना चाहिए और उसे बचाए रखना चाहिए क्योंकि प्रकृति क्योंकि प्रकृति है तभी प्रगति संभव है। तो इस क्रम में अरावली के महत्व को देखते हुए उसे बचा कर रखना चाहिए और ये भविष्य की चिंताएं हैं। मरुस्थलीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है और अरावली इंडो गंगा के मैदान में उसको रोकने का काम करती है, प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है। इस प्रकार से अरावली पर्वत श्रृंखला को आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे समृद्ध जैव विविधता, समृद्ध जो हरियाली का क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले साथियों निरंतर रूप से यहाँ पर समसामयिकी विषय पर चर्चा हो रही है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर ऑफिसर्स के और जो संबंधित विषय हैं उनका रिवीजन क्लास प्रारंभ किया गया है। तो आप और डेली अपडेट के रूप में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। अब हम वर्तमान घटनाक्रम को समझने का अगर प्रयास करें तो किस घटनाक्रम को देखते हुए हालिया निर्णय क्या आया सुप्रीम कोर्ट का और जो विरोध का क्यों जो विरोध आंदोलन हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो जो कई याचिकाएं पर्यावरणविदों द्वारा अरावली के अपक्षयन को रोकने के लिए उसके नष्ट हो रही थी अरावली पर्वत श्रृंखला उसको रोकने के लिए, खनन और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए जो कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल थी, तो न्यायालय ने उन सभी में पाया गया तो कि इसके पहले जो परिभाषाएं तय थी, न्यायालय ने पाया कि राज्यों और विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा अरावली की पहचान के लिए असंगत मानदंड अपनाए जा रहे थे। यहाँ तक कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो परिभाषाएं थी, वो भी समय के साथ भिन्न-भिन्न रही हैं। इसके पहले क्या परिभाषा थी अरावली की? तो अरावली पर्वतमाला एवं श्रृंखला का हिस्सा होने के लिए वर्ष 2010 में भारतीय वन संरक्षण विभाग ने निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की थी। क्या था कि पहाड़ियों की जो ढलान है 3 डिग्री से अधिक हो और तलहटी पर का जो बफर क्षेत्र है वो 100 मीटर का होना चाहिए। ये 2010 में भारतीय वन संरक्षण विभाग ने परिभाषा तय की थी और साथ ही राज्य जो प्रभावित राज्य हैं जहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है उस उन राज्यों द्वारा हरियाणा और राजस्थान द्वारा भी समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन ये ऐसे मानक तय नहीं करते थे जो कि खनन गतिविधियों को रोका जा सके। तो और क्या तय किया गया 2010 में? तो पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर और ऊपर परिभाषित जो पहाड़ियां हैं से चारों ओर से घिरा क्षेत्र हो, वे अरावली पर्वतमाला और पर्वतमाला का हिस्सा होंगी। ये 2010 की परिभाषा थी। तो जब समय पर खनन गतिविधियां और निर्माण गतिविधियों पर रोक नहीं लगाया गया, तो सरकार ने एक संयुक्त समिति का गठन किया था और अक्टूबर 2025 में उस समिति ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया और अंततः यह तय हुआ कि 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियां अरावली की परिभाषा में आएंगी।
अर्थात जो 100 मीटर से ऊँची पहाड़ियाँ हैं वही जो हैं अरावली की परिभाषा में आएँगी। बाकी जो 100 मीटर से पहाड़ियाँ छोटी हैं, उससे कम ऊँचाई की हैं, वो अरावली की परिभाषा में नहीं आएँगी। तो इसी पर विरोध का प्रदर्शन किया जा रहा था कि क्योंकि अपक्षयन और अपरदन का दौर निरंतर चल रहा है। इसमें जो आज पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊँची हैं, भविष्य में वो भी 100 मीटर से नीचे हो जाएँगी। तो वहाँ पर भी खनन और निर्माण गतिविधियाँ तेज़ी से अनियंत्रित रूप से चलेंगी। तो इसी मानक जो तय किया गया है 100 मीटर का, इस पर बहुत भारी स्तर पर विरोध किया जा रहा है। और क्या सिफ़ारिशें की थी संयुक्त समिति ने? तो संयुक्त समिति की और सिफ़ारिशें अगर देखें तो खनन गतिविधियों के संचयी पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत आकलन किया जाएगा। वन्य जीव गलियारा, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, जल निकाय और संरक्षित आवास जैसे पारिस्थितिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो जो संयुक्त समिति ने 2025 अक्टूबर में अपना जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया था, उसमें मुख्य बातें जो शामिल की थी, उसमें है कि वो चोटियाँ, वो शिखर, वो पहाड़ियाँ जो 100 मीटर से अधिक हैं, वो अरावली परिभाषा में आएँगी और खनन गतिविधियों को अरावली क्षेत्र में उनका आकलन किया जाए तथा उन पर रोक लगाया जाए और साथ ही जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन पर खनन का कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। और इसी समिति की सिफारिशों को आगे देखें तो इसमें नए खनन पट्टे को आवंटन या मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण की अनुमति न दी जाए, पत्थर पीसने इकाइयों पर सख्त नियंत्रण किया जाए और नियमन लागू किया जाए क्योंकि इनसे वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तो अक्टूबर 2025 में जो संयुक्त समिति की सिफारिशें थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में अपने आदेश में स्वीकार किया और अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए इन्हें लागू करने का निर्देश दिया। तो जो समिति की सिफारिशें थीं, जो मानक तय किया गया अरावली की परिभाषा का, उसी को नवंबर 2025 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। तो इस पे भारी स्तर पर विरोध देखा जा रहा है और विरोध को क्या विषय है? पहला, जो परिभाषा तय की गई, इसके लिए विरोध किया जा रहा है कि 100 मीटर का मानक तय करना, ये कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है क्योंकि अपशिष्ट अवशिष्ट पर्वत है अरावली और यहाँ पर निरंतर बढ़ते तापमान को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अपरदन और अपक्षयन की जो प्रक्रिया है, वह निरंतर चल रही है। तो आज जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊपर भी हैं, भविष्य में 100 मीटर के नीचे भी आ जाएँगी और फिर वो निर्माण गतिविधियाँ और खनन गतिविधियों का केंद्र बन जाएँगी। साथ ही इस निर्णय में खनन प्रक्रिया पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसका भी विरोध किया जा रहा है। अरावली तो इस प्रकार से अरावली का 70 से 80% जो 100 मीटर का दायरा तय किया गया है, इसके बाद हाल के वर्षों में भी 70 से प्रतिशत अरावली का जो हिस्सा है, वो बाहर हो सकता है। खनन व निर्माण गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर में गिरावट होगी, तापमान वृद्धि होगी और मरुस्थलीकरण का प्रभाव जो बढ़ेगा, वो बढ़ते हुए गंगा मैदान तक भी आ सकता है। पर्यावरण क्षति में वृद्धि होगी। इन मुद्दों को देखते हुए इस आदेश का विरोध राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। तो जब इस तरह का विरोध देखा गया, तो सरकार ने आज अपना क्या कहते हैं इसमें बयान दिया है कि जो ये अरावली का थ्रेट है, उस पर सरकार का कहना है कि 90% का क्षेत्र जो है, वो सुरक्षित है और सरकार ने यह आश्वासन दिया कि अरावली की पारिस्थितिक के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है, जबकि कुछ भ्रामक और घबराहट फैलाने वाले दावे किए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चल रही वृक्षारोपण की प्रक्रिया, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचनाएं और खनन और शहरी गतिविधियों की कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि अरावली अपनी प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देश के लिए एक ढाल बनी रहे। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो हालिया निर्णय आया गया है या फिर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उससे अरावली की पारिस्थितिक तंत्र को कोई खतरा नहीं है। और क्या सरकार इसके लिए अपने प्रयास भी कर रही है? तो सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जो कि जून 2025 में शुरू की गई थी, इसके तहत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में अरावली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाई जाएगी। तो सरकार अरावली के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्रीन वॉल परियोजना भी चलाए
सरकार द्वारा चलाई जा रही है और अरावली क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के अनुसार ग्रीन वॉल जो पहल चलाया जा रहा है, यह वर्ष 2030 तक 26 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली में सहायक होगी। साथ ही सरकार के और क्या समाधान के प्रयास करने चाहिए, तो अरावली के संरक्षण के लिए अरावली क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए। वैज्ञानिक खनन अर्थात जो खनन गतिविधियां हैं उसे वैज्ञानिक रूप से की जानी चाहिए उस और अनियंत्रित खनन को रोकना चाहिए और सीमित क्षेत्रों में ही खनन किया जाना चाहिए। अरावली की पर्वत श्रृंखला के को संरक्षित करने के लिए पुनर्वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये समाधान के प्रयास सरकार कर रही है और साथ ही और जो सम और जो संरक्षण के प्रयास है उन पर भी प्रयास करना चाहिए। तो ये था अरावली के संबंध में जो संपूर्ण विवाद का जो विषय निरंतर चर्चा में बना हुआ था। अरावली क्यों महत्वपूर्ण है, साथ ही हालिया निर्णय किस प्रकार से अरावली को प्रभावित कर रहा है और क्या पर्यावरणविदों ने चिंताएं व्यक्त की थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध देखने को मिला। और हाल के समय में सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि किस प्रकार से अरावली की संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं और अरावली जो पारिस्थितिक तंत्र है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और सरकार द्वारा ये प्रयास केवल मौखिक नहीं है, बल्कि ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से सरकार अरावली संरक्षण के प्रयास कर रही है। तो साथियों, ये आज का संपूर्ण अरावली का जो विवाद था चर्चा में बना हुआ था उस पर चर्चा थी।